नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टुडे पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका यूज हम क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जान लेते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जानने से पहले हम लोग पहले नरेशंस के बारे में जान लेते हैं कि नरेशन होता क्या है। नरेशन नरेट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है बात कहना, बात को कहना। और नरेशन का मतलब होगा कही हुई बात, कही हुई बात। ठीक है, आई होप नरेशन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। ठीक, तो दोस्तों, नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को सुनने वाला व्यक्ति उस बात को किसी तीसरे को फॉरवर्ड कर दे, किसी तीसरे को बता दे, तो उस कंडीशन में ये जो बात है, जो तीसरे को बताई जा रही बात है, इसको ही हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि किसी दूसरे के माध्यम से कही हुई बात। ठीक है ना? तो इसमें तो क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताएगा कोई बात, फिर क्या होगा इनडायरेक्ट नरेशन में कि एक तीसरा व्यक्ति और होगा, उसको ये वाला व्यक्ति जाकर के बता देगा। और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लेता हूं एक व्यक्ति मेरे पास में राम है और एक व्यक्ति मेरे पास श्याम है। ये है श्याम, ये है राम, ये है श्याम। अब राम ने श्याम से कहा, क्या कहा? मान लेता हूं राम ने श्याम से कहा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। ये वाली बात राम ने श्याम से कही। ठीक है, अब श्याम जाकर के किसी तीसरे व्यक्ति को बता दे ये वाली बात। मान लेता हूं मैं तीसरा व्यक्ति कृष्णा है। अब राम ने अपनी बात पहले श्याम को बताई, अब श्याम ने क्या किया, उसके द्वारा बताई हुई बात को जाकर के कृष्णा से कह दिया। तो जब कृष्णा से ये कहेगा तो इसके पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका, राम के द्वारा कहे हुए शब्दों को बिना बदले ज्यों का त्यों अगर वो बता दे, ज्यों का त्यों बता दे, बिना शब्द में कोई बदलाव किए ज्यों का त्यों बता दे, तो वो कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, जैसे श्याम कहेगा कृष्णा से कि भाई कृष्णा, राम सेड, राम ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है ना, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, दूसरा वे, जिसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट वे। अब क्या होगा कि ये जो श्याम है, राम के द्वारा कहे हुए शब्दों को थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा बदल के, अपनी भाषा में, अपने ही शब्दों में जाकर के कृष्णा को बता दे, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, जाकर के बता दे। जैसे शब्दों में
परिवर्तन करके अर्थ समान, अर्थ ना बदले तो कहलाता है ये इनडायरेक्ट नरेशन। शब्द तो बदल जाए मगर अर्थ ना बदले, इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे अब शब्दों को तो बदलेगा मगर अर्थ नहीं बदलेगा। कैसे कि राम सेड, अब ये श्याम कह रहा है कृष्णा से राम की बात को, तो कैसे कहेगा कि राम सेड, राम ने कहा था भाई, राम सेड, राम ने कहा दैट कि he was going to Delhi। तो अब ये कहलाएगा इनडायरेक्ट। शब्दों में तो परिवर्तन किया लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे पहले वाले सेंटेंस में अगर आप देखें डायरेक्ट वाले में कि ज्यों का त्यों उसने कह दिया, जैसा इसने कहा था आई एम गोइंग टू दिल्ली, इधर भी इसी ने राम ने श्याम से कहा था आई एम गोइंग टू दिल्ली। लेकिन इनडायरेक्ट वे में क्या हुआ कि शब्दों में तो परिवर्तन हुआ लेकिन अर्थ में उसके कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे इसमें देख लीजिए आई का ही हो गया, आई एम का वॉज हो गया, गोइंग तो गोइंग ही रहा, टू दिल्ली रहा। लेकिन शब्दों में परिवर्तन हुआ ना, आई को ही में बदल दिया और एम को वॉज में बदल दिया। तो शब्दों में परिवर्तन हो जाए लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, कोई बदलाव ना हो, तब ये कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि व्हाई डू वी यूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम इसका यूज हम क्यों करते हैं। हमने ये तो जान लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का यूज क्यों करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अगर मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो मैं उनसे सीधे मिल लूंगा जाकर के और बारी बारी जाकर के मैं उनसे अपनी बात को कह दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी बात को मैं ना कहूं लेकिन वो कही जाए, मेरे ही शब्दों की बात हो, मैं चाहता हूं मेरी बात लोगों तक पहुंचे लेकिन मैं खुद ना पहुंचाऊं, उसे किसी तीसरे के माध्यम से पहुंचवाऊं, है ना, तब वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। किसी दूसरे के माध्यम से लोगों को तीसरे पर्सन तक या उससे अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इनडायरेक्ट नरेशन का यूज किया जाता है। इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं ताकि हम अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, ठीक है ना। हम निजी जीवन में भी अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट नरेशंस का यूज सबसे ज्यादा होता है। जैसे अगर आपके पापा ने आपसे कहा कि मैं शाम को लेट आऊंगा, तो ये वाली बात जाकर के आप अपनी फैमिली में जब बताएंगे कि पापा ने कहा कि मैं खराज लेट आऊंगा, अगर ये वाली बात कहूंगा तो वो समझेंगे कि मैं कहने वाला यानी कि मैं खुद लेट आऊंगा। लेकिन जब मैं ये वाली बात कहूंगा कि पापा ने कहा कि वो लेट आएंगे, तो इसका मतलब घर वाले समझ जाएंगे कि मैं नहीं, पापा लेट आएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? आई होप यू अंडरस्टूड। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आदमी है ये अपने बच्चे से कह रहा है कि आई विल बाय अ लैपटॉप फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक लैपटॉप खरीदूंगा। अब ये वाली बात जब इसने अपने बच्चे से कही तो बच्चे ने जाकर के अपने दोस्तों को बताया। जब ये अपने दोस्तों को बताएगा तब इसके पास में अपने दोस्तों को बताने के दो तरीके होंगे। पहला डायरेक्ट वे, दूसरा इनडायरेक्ट वे। तो ये जो डायरेक्ट वे है, डायरेक्ट वे में मतलब शब्दों का कोई परिवर्तन ना हो, जैसा उसके पिता ने कहा वैसा ही जाकर के ये अपने दोस्तों को बता दे, तो कहलाएगा डायरेक्ट वे। जैसे माय फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा आई विल बाय अ लैपटॉप फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक लैपटॉप खरीदूंगा। तो ये वाली बात जब ये दोस्तों को बताएगा तो दोस्तों को समझने में थोड़ी सी इसे कठिनाई होगी कि ये जो ये कह रहा है कि आई विल बाय अ लैपटॉप फॉर यू, क्या ये खुद हमारे लिए खरीदेगा या फिर इसके पिता ने कहा है कि ये उसके पिता इसको खरीद करके देंगे।
है ना। तो ये समझने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी बात को सही तरह से कहने के लिए इनडायरेक्ट नरेशन का यूज करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन का जब ये यूज करेगा तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा कि माय फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा दैट कि ही वुड बाय अ लैपटॉप फॉर मी, कि वो मेरे लिए एक लैपटॉप खरीदेंगे। तब ये वाली बात जब अपने दोस्तों को ये लड़का बताएगा तब इसके दोस्त आसानी से समझ जाएंगे कि ये कहना चाहता है कि इसके पिता इसके लिए एक लैपटॉप खरीदेंगे। तो अपनी बात को सही तरह से कहने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट नरेशन का यूज करते हैं। आगे देखते हैं डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु, कुछ मेन पॉइंट्स हैं डायरेक्ट स्पीच के। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो क्या है। जैसे अगर इस सेंटेंस में देखें, अमन सेड, अमन ने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं, तो उसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं कि ये जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें इस वर्ब के बाद एक कॉमा आया है, ठीक है, यानी कि इस वर्ब के बाद एक कॉमा आया है, और जो अमन द्वारा कही हुई बात है कि मैं मार्केट जा रहा हूं, इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता यानी कि स्पीकर के द्वारा कहे हुए कथन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो जब स्पीकर अपनी बात को कहता है तो जो बात वो कहता है कही हुई बात को किस में रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा आता है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं, ठीक है ना। मैं आगे बता देता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। जिससे स्पीकर अपनी बात को कहना शुरू करता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, और उसके बाद में हमेशा क्या आता है, एक कॉमा आता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है बच्चों, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, इसका टेंस कभी भी बदलता नहीं है। टेंस का मतलब क्या है, टेंस को काट करके हम कह सकते हैं फॉर्म। वर्ब की फॉर्म होती है ना, वर्ब की जो फॉर्म होती हैं वो कभी नहीं बदलती नहीं है। कौन सी वाली वर्ब की फॉर्म नहीं बदलती बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब की फॉर्म नहीं बदलती। या यूं कहें, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। इसका मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब की फॉर्म नहीं बदलती। जिस फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब है वही फॉर्म में रहेगी। अगर वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म ही रहेगी, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, लेकिन ये परिवर्तित नहीं होगी। आइए दोस्तों हम जान लेते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट में और दूसरी रिपोर्टेड स्पीच पार्ट में, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जिस वर्ब से वक्ता अपनी बात को कहना शुरू करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे ही सेड आई एम हंग्री, उसने कहा मैं भूखा हूं। तो यहां पर जिस वर्ब से उसने कहना शुरू किया वो वर्ब कौन सी है, रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसे सेड से उसने कहना शुरू किया तो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, जिस वर्ब से वक्ता अपनी बात को कहना शुरू करता है वो वर्ब क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो कुछ स्पीकर द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इसको इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखा जाता है। जैसे इस वाले सेंटेंस में अगर हम देखें तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर आई एम हंग्री ये पूरी बात कही गई है ना, जो कि किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा कही गई है। तो इसी बात को क्या कहेंगे, इसी बात को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब देख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। अगर हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कुछ सामान्य नियम हैं, कुछ जनरल रूल्स हैं। वो क्या है, जैसे अगर मैं यहां से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाता हूं
तो हमें दैट का यूज करना होता है ना। आई को परिवर्तित कर दिया है इसमें ही के साथ में, है ना। वर्ब का परिवर्तन हो गया है एम को वॉज में। तो ये कुछ सामान्य नियम है इनको बदलने के। उनमें से कुछ सामान्य नियम हमारे ये हैं। पहला नियम क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आवश्यकता अनुसार कंजंक्शन दैट इफ वेदर टू आता है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच से अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे और उसके स्थान पर इन दोनों के बीच में या तो दैट आएगा या इफ आएगा या वेदर आएगा या टू आएगा। जो भी सूटेबल होगा आवश्यकता के अनुसार वो शब्द जोड़ देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा नियम, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज या ऑर्डर में बदल दिया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच, इसका जो भाव होगा उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच से हमें पता चलेगा कि ये ऑर्डर दे रहा है, तब हम यहां पर सेड की जगह पे ऑर्डर कर देंगे, ठीक है ना, ऑर्डर कर देंगे। जब ये रिक्वेस्ट का भाव देगा तो यहां रिक्वेस्टेड कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसको रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार आस्क्ड, रिक्वायर्ड, एडवाइस, ऑर्डर में बदल दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जो शब्द हैं वो 3 तरह के शब्द ऐसे होंगे जिनमें परिवर्तन किया जाएगा। कौन कौन से? पहला शब्द होगा चेंजिंग ऑफ वर्ब। वर्ब अगर आएगी तो उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, ये आगे के नियमों में देखेंगे, है ना। हर वर्ब को चेंज नहीं किया जाएगा, कुछ वर्ब को चेंज किया जाएगा, आगे वाले नियम में हम पढ़ेंगे। तो चेंजिंग ऑफ वर्ब में परिवर्तन किया जाता है। चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन मतलब जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, इनके परिवर्तन के बारे में हम सीखेंगे कि आई को चेंज करते हैं, वी को चेंज करते हैं, यू को करते हैं, दे को तो नहीं करते, लेकिन इन तीनों का परिवर्तन किया जाता है। तो चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन में परिवर्तन किया जाएगा। नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, टाइम और पोजीशन को बताने वाले जो शब्द होते हैं उनमें भी परिवर्तन किया जाता है। हेयर का देयर कर दिया जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, द प्रीवियस डे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम शब्दों में परिवर्तन करेंगे।